हेलो मेरे लाडलों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखो लाडलों, आज के लेक्चर में मैं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो ये जो टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पार्ट है और इस बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, ये चीज़ों को समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं नीट में वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। और यहाँ से अगर इस सेशन को तुम अच्छे से देख लेते हो तो क्या होगा कि इससे रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, यहाँ से आसानी से तुम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड, तो दो एटम के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड का नंबर होता है, दो एटम के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड्स का जो नंबर होता है, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या हो गया मेरे लाडलों कि बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। यानी दो एटम के बीच बॉन्ड्स के नंबर को क्या बोलेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। कि दो एटम के बीच बॉन्ड्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल। तो बताओ इस हाइड्रोजन मोलिक्यूल, जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस H और H के बीच कितना बॉन्ड है, तो इस H और H के बीच तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन जो मोलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस डबल बॉन्ड के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन जो मोलिक्यूल है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, 3 हो जाएगा। ये जो मैंने बॉन्ड ऑर्डर का जो डिफिनीशन बताया, ये बेसिक डिफिनीशन है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, यानी जो केमिकल बॉन्डिंग का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वहां पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनीशन होता है कि हाफ ऑफ 1/2 यानी हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, फिर तुमको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और उसके डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देते हो, तो क्या निकल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, ध्यान से समझ लेना कि बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी भी मॉलिक्यूल में निकालना है तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल में हमको चेक करना होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, और उसके डिफरेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो क्या निकल जाएगा मेरे लाडलों, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें Nb, तो Nb तुम्हारा क्या है, तो Nb तुम्हारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in bonding molecular orbital, number of electrons present in bonding molecular orbital, जिसको हम बोलते हैं BMO। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in bonding molecular orbital। और Na तुम्हारा क्या है, तो Na तुम्हारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ABMO, ABMO का मतलब हुआ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बात समझ में आया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनीशन हो गया मेरे लाडलों, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने तुम लोग को बता रखा हूँ कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो जाए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग आपस में क्या इक्वल हो जाए, तो अगर इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो मोलिक्यूल तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वो जो मोलिक्यूल तुम्हारा है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। कब, जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 हो जाए। ओके मेरे लाडलों। सेकेंड जो कंडीशन है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है किससे,
एंटी बॉन्डिंग से। तो इस कंडीशन में मोलिक्यूल जो होगा या आयन जो होगा एग्जिस्ट भी करेगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। समझ में आया? तो सेकेंड कंडीशन है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है किससे, एंटी बॉन्डिंग से, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो मोलिक्यूल होगा एग्जिस्ट भी करेगा और साथ साथ स्टेबल भी होगा। ओके मेरे लाडलो, अब देखो थर्ड जो कंडीशन है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एंटी बॉन्डिंग से कम हो, तो ध्यान से ना, बॉन्डिंग का मतलब जो हेल्प करता हो बॉन्ड के फॉर्मेशन में, बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, जो बॉन्ड बना रहा है, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, जो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ध्यान से समझना, बॉन्डिंग यानी हेल्प कर रहा है और एंटी बॉन्डिंग तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहा है, वो बॉन्ड को क्या करना की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा तो जो बॉन्ड जो बना रहे हैं उसको वो तुम्हारा बनने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एंटी बॉन्डिंग से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन में मोलिक्यूल तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, मोलिक्यूल तुम्हारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो जो मोलिक्यूल होगा तुम्हारा स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। तो मोलिक्यूल तुम्हारा कब स्टेबल होगा, जब हम बात करें कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, तो उस कंडीशन में तुम्हारा मोलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ाना है, अगर हम बात करें कि मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की वैल्यू यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, अरे भाई किससे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है मेरे लाडलों। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, यदि हम बात करें कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया 1.5, 0.5, 2.5। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो उसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड होगा। उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड होगा। अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा मेरे लाडलों, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहां तक कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। समझ में आई बात। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनो, कि अगर हमको कोई भी तुम्हारा 2-3 मॉलिक्यूल या आयन दिया हुआ है, 2-3 मॉलिक्यूल है, 3-4 मॉलिक्यूल, 2-3 क्यों, 3 से ज्यादा हो सकता है। अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है और आयन है, उस मॉलिक्यूल और आयन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है, तो देखो मैंने यहां पे तुम लोग को पॉइंट बताया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सिंपल सा तुम्हारा 2 पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक करने का, जिसको दिमाग में तुमको बैठाना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल। यानी बॉन्ड ऑर्डर का नंबर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का नंबर बढ़ेगा, उस कंडीशन में मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी मेरे लाडलों, बढ़ जाएगी। समझ में आया कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल और आयंस का, 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल और आयन का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, कि 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल और आयन का बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा सेम आ रहा है, तो वही मोलिक्यूल और आयन स्टेबल होगा, वही मोलिक्यूल और आयन स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया कि अगर 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल और आयन का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन में तुमको चेक करना है कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग यानी क्या कर रहा है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही तुम्हारा हेल्प करता है। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आया यहां तक? चलो ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैंने तुम लोग को बताया कि दो एटम के बीच बॉन्ड्स के नंबर। तो क्या जब बॉन्ड बढ़ाओगे तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर बॉन्ड का नंबर बढ़ाते हो, मान लेते हैं तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में क्या एनर्जी तुमको क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा। क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हो तो वहां पे एनर्जी तुमको क्या करना होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है मेरे लाडलों, कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली होगा। बॉन्ड ऑर्डर किसके डायरेक्टली होगा, बॉन्ड एनर्जी के। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब बताओ, जब मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल होगा, जब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्या और रिएक्टिव नेचर का ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे लाडलों, रिएक्टिविटी होता है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकालने का फॉर्मूला होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को मेरे लाडलों म्यू, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट होता है बी एम, बी एम को हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पे जो एन दिख रहा है, इस एन को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया मेरे लाडलों, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। अब देखो, अगर हम n का वैल्यू जीरो कर देते हैं, अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर जीरो करते हैं, क्या करते हैं, जीरो, तो तुम्हारा म्यू का वैल्यू यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इस कंडीशन में तुम्हारा जो मॉलिक्यूल हो या आयन हो वो तुम्हारा किस नेचर का हो जाएगा, तो वो तुम्हारा डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का, तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब देखो, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नॉन जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो का इक्वल नहीं हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होता है, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होगा तो उस कंडीशन में तुम्हारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आया कि इफ n इक्वल टू जीरो देन म्यू इक्वल टू जीरो, सब्सटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अगर हम बात करें कि इफ n नॉट इक्वल टू जीरो देन म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक। अब देखो, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेक बढ़ जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ाओगे तो म्यू भी बढ़ेगा, और म्यू के बढ़ने से जो तुम्हारा सब्सटेंस होगा उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर देखो, अगर ये दो तुम्हारे स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है, अगर इसको तुम क्या करते हो, याद कर लेते हो। देखो, अगर इसको तुम याद कर लेते हो तो ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है, इससे जो रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, बॉन्ड एनर्जी,
का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी दोनों कॉन्फ़िगरेशन से तुम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं, अगर एटम है तो एटम में कौन सा ऑर्बिटल पाया जाता है, तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल जानते हो sp-df है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या पढ़ रहे हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मोलिक्यूल में जो ऑर्बिटल होता है वो तुम्हारा सिग्मा एस बोलते हैं, सिग्मा तुम्हारी पाई पी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकाला गया है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। तो यहाँ पे इसको याद करने का दो कंडीशन है। एक पहला कंडीशन है अप टू नाइट्रोजन मोलिक्यूल, मतलब तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है 1 से लेकर 14 तक, यानी 1 to 14 तक अलग कंडीशन है, और 14 से ज़्यादा अलग कंडीशन है। तो दो कंडीशन है। पहला जो कंडीशन हम लोग देखेंगे अप टू नाइट्रोजन मोलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मोलिक्यूल के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसके लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर बात करते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px जो कि इक्वल है पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये तुम्हारा किसके लिए है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 to 14। ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं एवब नाइट्रोजन, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा का बात करें, तो ये जो सिग्मा 2pz है, ये सिग्मा 2pz छलांग लगा के क्या हो जाता है, पाई 2px के पहले आ जाता है। सिग्मा 2pz का वैल्यू किसके पहले आ जाएगा, पाई 2px के पहले। बस यही इतना चेंज करना है, किसके लिए, नाइट्रोजन से ज्यादा, यानी 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में है, तो उस कंडीशन में सिग्मा 2pz छलांग लगा के क्या हो जाता है, पीछे चला आता है, पीछे। समझ में आया बात। तब यहाँ पे अब नाइट्रोजन से ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 14 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। मैंने बोला ये छलांग लगा के आ गया पीछे, तो अब क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, फिर तुम्हारा आ गया पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर तुम्हारा आ गया सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो, जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जो भरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कुछ रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसमें रूल तुम्हारा आ जाता है हुंस रूल। तो यहाँ पे भी हुंस रूल या हंट्स रूल, जो तुमको बोलना है बोल सकते हो, बोलने के लिए तुमको कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग हुंस रूल को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बताओ, जैसे हम लोग sp-df में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं, तो s के लिए अलग है 2 रखते हैं, p के लिए 6, d के लिए 10 और f के लिए 14 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे तुमको, यहाँ पे अगर बात करें कि मोलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं 2 भरते हैं। एक अगर हम भरेंगे क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक कोई भी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, कोई भी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे लाडलों एंटी क्लॉकवाइज। ओके। अब देखो, यहाँ पे जो पाई वाला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो पाई वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। पाई वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, जिसको डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं ABMO। तो पाई वाला, पाई बोल रहे हैं, जो स्टार वाला है, देखो ध्यान से, हो सकता है थोड़ा सा गलती बोलने में हो जाता है, तो इस पॉइंट को ऐसा नहीं है कि तुम लोग को कुछ भी समझ लेना है, कि स्टार वाला, जिस पे स्टार लगा हुआ है, उस स्टार वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो बिना स्टार है, जिस पे स्टार नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके मेरे लाडलों। अब देखो, अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद उससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि बताइए उस मॉलिक्यूल में
कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो सिग्मा वाला है, ये जो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कर लो, और जो सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। काउंट करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालो। काउंट करने के बाद क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और उस डिफरेंस को अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो कौन सा बॉन्ड निकल जाएगा, तो तुम्हारे पास उस मोलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड है ये तुम आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे ही हम पाई बॉन्ड का बात करें तो पाई बॉन्ड के लिए कैसे करना है कि जो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उस पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर पाई स्टार यानी जो पाई वाला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, और निकालने के बाद 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड निकल जाएगा, पाई बॉन्डेड। अब देखो जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि सिग्मा बॉन्ड भी निकाल सकते हो, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल जो तुम्हारे लिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल है अगर इस एग्जाम्पल को एक बार कर लोगे तो मैं गारंटेड दे रहा हूँ नीट का कोई भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जेई का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखते हो तो आसानी से क्या करोगे, उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए तुमको 2 चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसको, ये जो तुम्हारे सामने मोलिकुलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है, इसको 1-2 बार लिखने का कोशिश करोगे। जब 1-2 बार लिख लोगे तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और इसी दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन रिलेटेड मोलिक्यूल या हाइड्रोजन रिलेटेड स्पेसीज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा हाइड्रोजन रिलेटेड स्पेसीज। तो देखो हाइड्रोजन रिलेटेड स्पेसीज ये नीट में भी पूछा हुआ है और ये जेई में। तो हाइड्रोजन रिलेटेड जो स्पेसीज जो होता है ये तुम्हारा H2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव। इससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप का पूछ देगा, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड पूछ देगा, बॉन्ड एनर्जी का पूछ देगा, बॉन्ड लेंथ का पूछ देगा, तुम्हारा स्टेबिलिटी का पूछ देगा कि इस तीनों मोलिक्यूल को क्या, तीनों जो मोलिक्यूल और आयन है इसको अरेंज कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तुम लोग को क्या बोला था, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। लर्न कर लो जितना जल्दी हो सके बेहतर रहेगा। अब देखो जैसे अगर हम बात करें H2, तो बताओ सबसे पहला काम क्या करना है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं, ये माइंड याद रखना। तो इस H2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इस H2 में इलेक्ट्रॉन है मेरे लाडलो 2। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो यहाँ पे देख लो कि क्या है, तुम्हारा सिग्मा 1s है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे लिखो सिग्मा 1s, और कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोला था कि किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो यहाँ पे हम मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में रख दिए। तो यहाँ पे बोलो कि इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दो। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 लिख दिए। लिखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, एंटी बॉन्डिंग कितना, 0। तो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें कि H2 पॉजिटिव, तो H2 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे लाडलो, तो इसमें तुम्हारा पास इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s। अब बताओ जो हाइड्रोजन लिखें, क्या ये जो दोनों तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, तो यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, पेयर्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इस मोलिक्यूल को हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक।
क्या बोलेंगे मेरे लाडलो, डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा 1s लिखे हैं तो यहाँ से तो पहला एक ही इलेक्ट्रॉन हमने रखा, तो ये जो तुम्हारे पास आयन जो है ये तुम्हारा आयन क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब बताओ इसके बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1/2 1 - 0 यानी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। अब हम जो थर्ड है H2 निगेटिव, अब देखो H2 निगेटिव में इलेक्ट्रॉन टोटल कितना, 3 है, यानी 2 हाइड्रोजन में निगेटिव चार्ज है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s के बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, तो 2 तो हमने भर दिया, बचा कितना, 1, तो ये आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में 2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका निकालोगे तो 1/2 2 - 1 यानी यहाँ पे आ गया 0.5। ओके, तो ये हमने निकाल दिया। तो देखो इसका भी इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 है ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, अनपेयर्ड है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी जो आयन होगा ये भी तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। ओके, तो यहां से क्वेश्चन तुम्हारा पूछ देगा कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक। इसके लिए भी मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके मेरे लाडलो, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ये जो H2 है, ध्यान से देखना कि इस तीनों में अगर पूछें कि ये जो H2 है, H2 पॉजिटिव है और H2 निगेटिव में है, इस तीनों में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा, तो मैंने पहला ही पॉइंट बताया कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो इस तीनों में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, तो सबसे ज़्यादा पहला हो गया H2। अब बताओ इस H2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव में तो दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सेम आया, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आया। अब चेक करना है एंटी बॉन्डिंग, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैंने तुम लोग को पॉइंट बताया कि अगर 2 या 2 से अधिक मोलिक्यूल और आयन की बॉन्ड ऑर्डर सेम होगी तो उस कंडीशन में चेक करना है कि किसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कम है। जिसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी मेरे लाडलो, कम होगी। तो अगर हम बात करें H2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो H2 पॉजिटिव जो होगा ये तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, अरे भाई किससे, तो H2 निगेटिव से। तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी का। तो यही ऑर्डर तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी का हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का पूछेगा तो बॉन्ड लेंथ इनवर्स रिलेशन हो जाता है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। समझ में आया, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम तुमको क्वेश्चन दें कि जो एग्जाम्पल, जो मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो हीलियम हम लोग लिखते हैं He2, क्या ये He2 एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देखो इसके लिए तुमको देखना है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मेरे लाडलों, तो हीलियम में He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब देखो इसके बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और इसके बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। जब ये बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल जो होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे लाडलों, कि क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई, सेम हो गई। यानी जितना बॉन्ड बना रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो जब बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल नहीं होगा। ओके, देखो एक बेहतर एग्जांपल तुम्हारा लिए मैं अगर बताऊं कि जैसे अगर हम बात करते हैं मेरे लाडलों C2, इस C2 में तुम्हारा नीट में या जेई में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि तो सबसे पहले बताओ इस C2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इस C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे मेरे लाडलों, तो मैंने बोला कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुमको वो याद रखना होगा, कौन सा
कौन सा याद रखना है, ए वाला, ये जो स्क्रीन पे तुम्हारा देख रहा है इसको याद रखो, ठीक है। तो इसके लिए तुमको क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितना है, 12 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 12। तब लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, ये एक हो गया। फिर अगर बात करें इसके बाद आता है तुम्हारा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ओके। अब हम बात करते हैं सिग्मा 2s2 के बाद आता है, देखो बिलो 14 है तो इसके बाद आ जाता है पाई 2px। क्या आता है मेरे लाडलों, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब हमने इलेक्ट्रॉन जो इस C2 में भरा टोटल 2 4 6 8 भर दिया, फिर 10 और ये तुम्हारा 2 12, तो C2 में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 6 8। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एंटी बॉन्डिंग वाला ए स्टार वाला है 2 और ए तुम्हारा 2, तो एंटी बॉन्डिंग में कितना 4। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 8 - 4 इक्वल टू तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। क्या इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नहीं अनपेयर्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये तुम्हारा डायमैग्नेटिक। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा गया था कि इस C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसमें बताइए कि क्या ये जो दोनों बॉन्ड है सिग्मा है, क्या दोनों बॉन्ड पाई है कि क्या है। तो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो C2 मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, तो इसके लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे बताया हूँ कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे लाडलों, 4। तो क्या पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पाई बॉन्ड आ जाएगा 2, यानी इस C2 में दोनों के दोनों जो बॉन्ड है ये दोनों तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है मेरे लाडलों, पाई बॉन्ड। क्या है, पाई बॉन्ड। निकाल सकते हो, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो C2 मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता। अब देखो, अब आते हैं तुम्हारे लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो मुझे बताना था, मैं बार बार बोल रहा था शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, तो चलो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। अब देखो, जो शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हारे काम का है वो मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो तुम्हारे लिए है, तो शॉर्ट ट्रिक्स 2-3 ट्रिक्स है जिसको तुमको याद रखना है। पहला जो ट्रिक्स है कि अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 8 से लेकर 8 से ज़्यादा हो, टोटल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 8 से ज़्यादा और 14 से क्या हो, कम हो, 14 और 14 से क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशन में तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा इस कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग 4 होगा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो ये तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये पहला शॉर्ट ट्रिक्स है। सेकेंड जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू जो है ये 15 और 20 के बीच में है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 15 से बड़ा, टोटल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 15 से बड़ा और 20 के बीच हो, 15 से बड़ा हो और 20 के बीच हो, तो इस कंडीशन में तुम्हारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा 10 होगा, और एंटी बॉन्डिंग तुमको निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से किसको माइनस कर दोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। ओके मेरे लाडलों, थर्ड जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, इस शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान रखना है। अगर थर्ड जो शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर हम बात करें कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवेन आता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर तुम्हारे पास इवेन आता है
तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा तुम्हारा इंटीजर होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंटीजर होगा। और मॉलिक्यूल दोनों हो सकता है, मॉलिक्यूल तुम्हारा पारा भी हो सकता है और मॉलिक्यूल तुम्हारा डाया भी हो सकता है। किस कंडीशन में? जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो? इवेन हो। जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इवेन हो तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इंटीजर आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल तुम्हारा या आयन पारा भी हो सकता है और साथ साथ डाया भी हो सकता है। थर्ड जो यानी फोर्थ जो ट्रिक्स है कि अगर हम बात करें इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ऑड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा मेरे लाडलों? अगर ऑड हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। और मॉलिक्यूल जो होगा हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। हमेशा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये जो तुम्हारे पास चार जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ए बी सी और ये जो डी है, इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो चलो कुछ पहला तो हमने एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं नाइट्रोजन रिलेटेड स्पेसीज, क्योंकि तुम्हारे पास तीन ही रिलेटेड स्पेसीज पूछा जाता है, हाइड्रोजन रिलेटेड, नाइट्रोजन रिलेटेड एंड ऑक्सीजन रिलेटेड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन रिलेटेड स्पेसीज। तो नाइट्रोजन रिलेटेड स्पेसीज में सबसे पहला हम लोग देखो, नाइट्रोजन रिलेटेड स्पेसीज में पहला हम ले रहे हैं नाइट्रोजन, खुद नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो देखो जब नाइट्रोजन का बात करेंगे तो इस नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरे लाडलों? 14 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो पहला ही ये लाइन होगा। देखो जब नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 से कम है और 8 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा? इस कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग 4 हो जाएगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना होगा मेरे लाडलों? तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं N2 पॉजिटिव। तो N2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे लाडलों? 13 है। तो यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग 4 हो जाएगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 9। यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि N2 निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 15। तो इस कंडीशन में तुम्हारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 होगा। इस कंडीशन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। अगर हम नेक्स्ट जो बात करें N2 पे 2 पॉजिटिव, तो N2 पे 2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 12 हो गया। इस कंडीशन में जब हम 12 का बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग तुम्हारा हो जाएगा 4 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे लाडलों? 8 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि N2 पे 2 निगेटिव, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 16 हो गया। तो इसके लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसके लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो तुम्हारे पास जो स्पेसीज जो दिया गया है, जैसे N2 है, N2 पॉजिटिव, N2 निगेटिव, N2 पे 2 पॉजिटिव, N2 पे 2 निगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी, तो मेरा पहला ही पॉइंट है कि लार्जर द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर लार्जर विल बी स्टेबिलिटी। तो इस N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी का बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल N2। तो ये N2 तुम्हारा हो गया। अब देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 2.5 और यहाँ पे दिख रहा है 2.5। अब इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तुम ही लोग बताओ, इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बताओ रे कि इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखो यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो N2 पॉजिटिव और N2 निगेटिव में तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल N2 पॉजिटिव, फिर तुम्हारा आ गया N2 निगेटिव। अब देखो
अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मेरा है, ध्यान देना, ये दोनों ने ये भी खत्म हो गया। अब देखो इस दोनों का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम आ रहा है 2 2। तब हम लोग क्या चेक करना, एंटी बॉन्डिंग। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में 4 है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 6 है। तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम होगा। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा N2 पे 2 पॉजिटिव, और सबसे कम स्टेबल होगा N2 पे 2 निगेटिव। यही तुम्हारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या निकाल सकते हो, जब स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लिए तो यही तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का, और ये इन्वर्स रिलेशन हो जाता है बॉन्ड लेंथ का। मजा आ रहा है कि नहीं जी, क्या मजा आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तुम लोग को, क्लियर, ओके। अब हम नाइट्रोजन रिलेटेड तो देख लिए मेरे लाडलों, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन रिलेटेड। तो नेक्स्ट मेरा जो एग्जाम्पल है मेरे लाडलों, ऑक्सीजन रिलेटेड। तो जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, हाइड्रोजन रिलेटेड, नाइट्रोजन रिलेटेड एंड ऑक्सीजन रिलेटेड। तो ऑक्सीजन रिलेटेड अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन रिलेटेड स्पेसीज, तो ऑक्सीजन रिलेटेड स्पेसीज क्या क्या हो सकता है ये देख लो। तो ऑक्सीजन रिलेटेड जो स्पेसीज होता है, पहला तो यही हो गया ऑक्सीजन भाई साहब, इनको तो छोड़ नहीं सकते हैं। फिर तुम्हारा हो गया O2 पे पॉजिटिव, फिर तुम्हारा हो गया O2 पे निगेटिव, फिर तुम्हारा O2 पे 2 निगेटिव, फिर तुम्हारा O2 पे 2 पॉजिटिव। तो ये जो ऑक्सीजन रिलेटेड होता है इसमें ये 5 नहीं देगा, 2-3 दे देगा, 2 से 3 इसमें देगा, और कंपेयर करने के लिए देगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। अरे भाई 5 दे 10 दे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला है? अरे नहीं, अपन तो क्या है, अपन क्या है, अपन इस चीज़ों में मास्टर बन गए, अपन इस चीज़ों में मास्टर बन गए, तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 दे 10 दे 50 दे, अरे तुरंत फास्ट, क्योंकि मैं तुम लोग को क्या बता दिया, इसके लिए मैंने तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया। तो अपन को घबराने का नहीं, चाहे कितना भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अब O2 में बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 16 है, यानी जब 16 है तो जो ट्रिक, जो नंबर जो मैंने 2 बताया है, इस ट्रिक को आप ना डालो। तो यहाँ पे जब पूछेगा कि 16 यानी 14 से ज़्यादा कंडीशन हो, तो यहाँ पे तुम्हारा पहला ही लाइन लिखोगे कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 10। जब बॉन्डिंग में 10 हुआ तो बताओ मेरे लाडो एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा, 6 होगा। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ओके। अब देखो O2 पे पॉजिटिव के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 15। तो क्या सोचना है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। तो बताओ एंटी बॉन्डिंग में कितने, 5, क्योंकि इसी दोनों का एडिशन तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है मेरे लाडलों, 2.5। अगर हम बात करें O2 पे निगेटिव, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 17। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने मेरे लाडलों, तो एंटी बॉन्डिंग में हो गया 7, एंटी बॉन्डिंग में 7। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब देखो तो हमने O2 माइनस का भी निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें O2 माइनस के बाद O2 पे 2 पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही O2 पे 2 पॉजिटिव लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 14। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे लाडलों, 10 होता है, और इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अब हम बात करते हैं O2 पे 2 निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा 18, इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसके बॉन्डिंग में 10 और इसके बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। अब देखो अब यहाँ से तुमको अरेंज करने के लिए दिया जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कीजिए, तो यहाँ पे O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव, O2 पे 2 पॉजिटिव, O2 पे 2 निगेटिव, इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी। तो मेरा पहला ही लाइन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लार्जर द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर लार्जर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो इसको अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा O2 पॉजिटिव का है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा
O2 पॉजिटिव का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद से बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 2.5 दिख रहा है, किसका है? तो O2 पे पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव के बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर तुमको 2 दिख रहा है, किसका है? ऑक्सीजन का, तो ये तुम्हारा O2। फिर अगर बात करें O2 के बाद, तब तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है 1.5। 1.5 किसका है? O2 माइनस, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है O2 पे 2 माइनस। ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे लाडलों? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे एक चीजें तुमको याद रखना कि ये जो बॉन्डिंग है, अगर हम यहाँ से कुछ पॉइंट पूछें तो ये याद रखना, O2 जो मोलिक्यूल होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया मेरे लाडलों? 2 आया। तो O2 मोलिक्यूल का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ से अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2 का, तो देखो O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो देखो 2 4, इसमें 2 भरोगे, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। तो O2 जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है? डायामैग्नेटिक नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक। कैसे? तो देखो 2 इसमें भरेंगे, 2 यानी सिग्मा 1 इसमें 2, सिग्मा स्टार 1 इसमें 2, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो O2 होता है ये याद रख लेना, क्योंकि यही तुम्हारा इसी रीजन का ये जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो मैंने तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो? ऑड हो। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑड होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये तो हमने देख लिया हाइड्रोजन रिलेटेड, फिर हमने ऑक्सीजन रिलेटेड, नाइट्रोजन रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का, उसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस का, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयन का बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? तो देखो पहला हमने लिखा नाइट्रिक ऑक्साइड, फर्स्ट हमने लिखा नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो इस NO में टोटल इलेक्ट्रॉन तुम बताओ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना मेरे लाडलों? 7, और ऑक्सीजन में कितना? 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 15। जब 15 होगा तो सोचना है क्या? तुरंत बॉन्डिंग छापो 10, एंटी बॉन्डिंग में कितना? 5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर तुम लोग को दें CN-, तो CN- का अगर पूछा जाए तो देखो CN- में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, एक गेन किया 1, तो यहाँ पे इसका हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 14। जब 14 होता है तो मैंने तुम लोग को बताया इस कंडीशन में NT कितना? 4, और तुम्हारा NB कितना? 10। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। थर्ड अगर एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14। तो यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग में 4, तो बॉन्डिंग में कितने? 10। और बॉन्ड ऑर्डर तुमसे पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना हो जाएगा? 3। तो देखो 3 वाला बॉन्ड ऑर्डर किसका किसका? तो 3 वाला मैंने तुमको बताया N2 के बाद तुम्हारा हो गया CN- के बाद हो गया CO के बाद हो गया O2 पे 2 पॉजिटिव, यानी इस सभी में इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 है। तो इस सभी का बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, एक और अगर हम बात करें फोर्थ अगर एग्जाम्पल दें तो फोर्थ एग्जाम्पल तुम्हारा NO पॉजिटिव। तो NO पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है माइनस कर दो, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना?
14, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 14। तो देखो नाइट N2 में भी 14, इसमें भी Cn में भी 14, CO में भी 14, O पे 2 पॉजिटिव में भी 14। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें तो इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना मेरे लाडलो 10, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी ये भी तुम्हारा जुड़ जाएगा इसके साथ में NO पॉजिटिव। क्लियर है मेरे लाडलो। अब देखो एक चीजें तुम ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने बहुत बार पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता देता हूं कि एक तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तीनों को, ये जो तीनों है इसके बॉन्ड लेंथ को अरेंज कीजिए, या इसके बॉन्ड ऑर्डर को अरेंज कीजिए, या इसके बॉन्ड एनर्जी को अरेंज कीजिए। तो कोई मसला है ही नहीं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल इलेक्ट्रॉन 14 था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल दिया 3। अब देखो जो CO2 अगर हम देखें तो CO2, तो देखो इस तरह से स्ट्रक्चर हमने बना लिया CO2 के। अब बताओ दोनों एटम के बीच बॉन्ड कितना है, 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बाय रेजोनेंस निकालते हैं। कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं मेरे लाडलों, तो रेजोनेंस के द्वारा निकालते हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.33। रट्टा लगा लेना, क्या करना, रट्टा लगा लेना। और रट्टा लगा लिए तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो लार्जर द बॉन्ड ऑर्डर लार्जर विल बी बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी CO, उसके बाद से CO2, फिर तुम्हारा हो गया कार्बोनेट आयन। ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। अगर बात करें तो यही तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी का, लेकिन इनवर्स रिलेशन बॉन्ड लेंथ। तो क्या आज का सेशन में मजा आया मेरे लाडलों, क्या इंजॉय लगा कि कौन तुमसे क्वेश्चन बन सकता है, हाँ या ना। अगर तुमको मजा आया होगा आज के सेशन में तो प्लीज कमेंट में कर सकते हो कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है मेरे लाडलों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुम लोग यार करते नहीं हो, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो तुम शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे लाडलों, टेक केयर।